हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रम परीक्षा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तो जल्दी से मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइए ताकि इस टॉपिक को लेके जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकें। और इसके बाद फिर जो मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ उनको हम लोग जो है सॉल्व कर सकें। तो आज हम लोग जो है रैंकिंग टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे और फिर बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं या वैसे ही क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है सबसे पहले ये कि रैंकिंग टेस्ट होता क्या है, क्रम परीक्षा क्या होती है, कैसे उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम रैंकिंग टेस्ट की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आप क्लास में, जैसे आप 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका वहाँ पर एक रोल नंबर डिसाइड होता है, ठीक है ना। आपको रैंक दी जाती है। जैसे आपसे कहा गया कि आपकी क्लास में टोटल बच्चे 60 हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि आपकी क्लास में टोटल बच्चे कितने 60 हैं, ठीक है ना। अब आपका रोल नंबर आपका 10th है, आपका रोल नंबर जो है 10th है। तो जैसे ही 10th नंबर आएगा आप तुरंत बोलेंगे यस सर, प्रेजेंट सर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब जो 10th नंबर आपको दिया गया वो कहाँ से दिया गया, तो आप समझ जाएंगे स्टार्टिंग से दिया गया। भाई 1 से स्टार्ट हुआ, 60 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी क्लास में टोटल बच्चे 60 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जब हम क्रम की बात करते हैं, रैंक की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात आती है रोल नंबर की, ठीक है ना। बात आती है जो आपको क्रम आपको वहाँ पर दिया गया है। अब जैसे मैंने कहा 10th दिया गया है, तो 10th कहाँ से दिया गया, शुरुआत से। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर आपको मैं इतना कह दूं कि एक क्लास में जिसमें 60 स्टूडेंट हैं और आपका रोल नंबर 10th है, तो लास्ट से रोल नंबर अपना काउंट करो, आप बता सकते हैं कितना होगा। भाई लास्ट से कितना रोल नंबर होगा आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं इतनी सी बात भर कह दूं कि आप एक क्लास में पढ़ते हैं और आपका उस क्लास में रोल नंबर 10th है, तो बताओ कि लास्ट से आपका रोल नंबर कितना होगा। भाई शुरुआत से 10th है तो लास्ट से कितना होगा। तो आप कहेंगे सर अब मैं कैसे बता सकता हूं, क्योंकि आपने तो ये बोला ही नहीं कि उस क्लास में हैं कितने बच्चे, मुझे ये पता ही नहीं कि उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। अगर मुझे ये जानकारी हो जाए कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं तो लास्ट से मैं अपना रोल नंबर आसानी से बता पाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक क्लास की, तो क्लास में आपके टोटल बच्चे, ठीक है ना, अगर आपको पता है, शुरुआत से आपको रोल नंबर अपना पता है, तो लास्ट से आप अपना रोल नंबर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरा हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि क्या फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं जिसके द्वारा हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका जो है रैंकिंग टेस्ट का, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें अगर, तो एक चीज है सबसे पहले कि आप यहाँ पर जो है बात करते हैं कि जब पंक्ति, अब जैसे पंक्ति है, हम बात करेंगे पंक्ति की या क्लास की, ठीक है ना। अब पंक्ति की अगर हम बात करें तो पंक्ति में जब केवल मेरी बात हो, जब केवल सिंगल पर्सन की बात हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि क्लास में जो है आपका रोल नंबर जो है 10वां है, 50 बच्चों की क्लास में, तो मैं केवल आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उसमें केवल आप नहीं, उसमें तो 50 बच्चे बैठे हैं ना, लेकिन मैंने केवल अभी आपकी बात की, सिंगल पर्सन की यदि बात हो तो वहां पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और जब जो है एक पंक्ति में 2 लोगों की बात होती है तो किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करेंगे। तो रैंकिंग टेस्ट की जब बात आती है तो रैंकिंग टेस्ट को हम जो है रैंकिंग टेस्ट को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आपकी रैंक की बात होती है, एक तो हम यहाँ पे रैंक की बात करेंगे, और एक बात होती है यहाँ पे ऑर्डर की, ठीक है ना। एक हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डर की। जैसे होता है ना कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है,
ठीक है ना, सी जो है सबसे छोटा नहीं है। तो इस प्रकार के जो ऑर्डर, जो ऊंचाई, जो लंबाई, जो उनकी आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, उनको एक ऑर्डर में लगाना होता है, उन क्वेश्चनों को भी आप रैंकिंग के अंतर्गत ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंकिंग की बात करेंगे कि रैंकिंग में जब सिंगल पर्सन की बात हो तो हम वहां पे क्या फार्मूला लगाएंगे, जब उस पंक्ति में दो व्यक्ति दिए गए हों तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल पर्सन की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिंगल पर्सन की बात करते हैं कि जब आपको सिंगल पर्सन दिया जाए तो आप कैसे वहां पर क्या फार्मूला लगाएंगे। जब एक पंक्ति में सिंगल पर्सन की बात हो, ठीक है ना, जब भी सिंगल पर्सन की बात हो, जब केवल एक व्यक्ति की बात हो, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल्स टू l प्लस आर माइनस का 1। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपका रोल नंबर उन 60 बच्चों क्लास में 10th है, तो अब 10th कहाँ से है, स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो अब एक पंक्ति की अगर हम बात करें तो पंक्ति में दो एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड होता है, एक राइट एंड होता है। पंक्ति में दो एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड होता है, एक राइट एंड होता है, ठीक है ना। एक बायां छोर होता है, एक दायां छोर होता है, ठीक है ना, लेफ्ट एज और राइट एज। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो एन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है कौन, आपका एन। एल किसको रिप्रेजेंट करता है, एल रिप्रेजेंट करता है प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट एज, ठीक है ना, लेफ्ट एज, प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट एज, ठीक है ना। बाएं छोर से व्यक्ति की जो है संख्या, ठीक है, जो भी व्यक्ति उसमें बैठा है, जो भी पर्सन उसमें बैठा है, उसका जो है बाएं छोर से स्थान कितना है। अच्छा, बाएं छोर को हम क्या क्या कह सकते हैं, बाएं छोर को हम कह सकते हैं जो है शुरुआत से स्थान या ऊपर से स्थान, ठीक है ना। ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या को दर्शाता है। एल क्या दर्शाता है, एल दर्शाता है आपका जो है बाएं छोर से, बाएं छोर कह दीजिए या शुरुआत कह दीजिए, ठीक है ना, शुरुआत कह दीजिए या फिर कह दीजिए ऊपर से, या जो है कह दीजिए ऊपर से व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति का स्थान, ठीक है ना। ओके, तो प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट एज, ठीक है ना, या लेफ्ट एंड कह सकते हैं, ठीक है, बाएं छोर या शुरुआत या ऊपर से व्यक्ति का स्थान, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम आर की बात करें तो आर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट एंड, प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट एज या राइट एंड, ठीक है ना, राइट एज, क्लियर। दाएं छोर से, दाएं छोर कह दीजिए या फिर कह दीजिए नीचे से या फिर कह दीजिए अंत से, या कह दीजिए जो है अंत से, नीचे से या अंत से, ठीक है ना, अंत से व्यक्ति का, अंत से व्यक्ति का स्थान, ठीक है ना, व्यक्ति का स्थान, क्लियर। ये आपका कौन दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका आर। तो सिंगल पर्सन में आपको फॉर्मूला लगाना है n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। क्या लगाना है, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1 लगाना है, जहां पे l क्या दर्शाता है, n क्या दर्शाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल छात्रों की संख्या, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका l,
प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट एज, बाएं छोर से या कह दें शुरुआत से, ठीक है, या कह दीजिए ऊपर से व्यक्ति का स्थान, ठीक है। आर क्या दर्शाता है, प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट एज, दाएं छोर से, नीचे से या अंत से व्यक्ति का स्थान। तो सिंगल पर्सन जब भी क्वेश्चन में दिया हो आप वहां पर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1, ठीक है ना। अब जैसे l मैंने कहा ना कि 60 बच्चों की क्लास में आपका जो है शुरुआत से, अब जैसे नहीं उसमें लिखा शुरुआत से 10वां स्थान है, केवल इतना कह दिया गया कि आपका रोल नंबर 10th है, अंत से कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि जो 10th नंबर है मेरा वो शुरुआत से ही, भाई किसी का भी रोल नंबर हमेशा अंत से नहीं बताया जाता। जैसे मेरा रोल नंबर 11वां है तो अंत से नहीं है, मेरा रोल नंबर जो दिया गया है 11वां, वो कहां से दिया गया, शुरुआत से दिया गया है। तो किसी का भी रोल नंबर अगर दिया जाता है तो हमेशा बात कहां से होती है, पहले शुरुआत से होती है। तो यहां पर अगर आपको अब ये फार्मूला मालूम है आपको n बराबर l प्लस आर माइनस का 1, तो इसमें अगर दो चीज पता है तो एक चीज आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दो चीज आपको पता होनी चाहिए तभी आप जो है तीसरा निकाल पाएंगे। जैसे अगर आपको यल और आर पता है तो आप एन निकाल सकते हैं, जैसे एक सिंपल सी, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं यहां पर कि इस फार्मूले का हम प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहां पे n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है 60 और शुरुआत से उसका रोल नंबर दिया गया है 10th, तो अंत से उसका रोल नंबर क्या होगा ये आपको से पूछा गया पे माइनस का 1 होता है, ठीक है ना। माइनस का 1 क्यों किया जाता है, माइनस का 1 क्यों किया जाता है, क्योंकि आप मुझे बताओ कि जब पंक्ति की बात होगी तो पंक्ति में तो आप एक ही बार काउंट हो गए ना, पंक्ति में चाहे आप हो चाहे मैं तो एक ही बार काउंट होगा, लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो उस पंक्ति में उस व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। कितनी बार काउंट कर रहे हैं, 2 बार काउंट करें। देखो एक बार लेफ्ट साइड से भी काउंट कर रहे हैं, एक बार राइट साइड से भी काउंट कर रहे हैं। तो जब 2 बार काउंट कर रहे हैं तो पंक्ति में तो एक ही बार आएगा, इसलिए एक बार क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अब जैसे यहां पर देखिए n बराबर 60 पता है, l बराबर 10, l मतलब हो गया शुरुआत से उसका स्थान, ठीक है ना, लेफ्ट एज से उसका स्थान कितना है 10th, ठीक है। तो राइट साइड से राइट एज से उसका स्थान कितना होगा, तो आपने कहा कि यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम इस फॉर्मूला में रखते हैं ये इक्वल्स टू होगा, यहां पे n बराबर होता है तो 60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 प्लस r माइनस का 1, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 61 माइनस 10, तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 51। अगर शुरुआत से उसका स्थान आपका 10th है, टोटल बच्चे अगर 60 हैं तो लास्ट से उसका स्थान 51 हो जाएगा। क्लियर। तो सिंगल पर्सन में आप इस फार्मूले का प्रयोग करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को आप जो है, इस फार्मूले को आप जो है, अगर आपको यहाँ पे n निकालना है तो आप ये लगाएंगे, अगर आपको इसमें l निकालना है तो क्या लगाएंगे, n प्लस 1 माइनस का r, अगर यहाँ पे आपको r निकालना है तो क्या लगाएंगे, n प्लस 1 माइनस का l। मतलब कम से कम 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे तीसरी चीज को निकाल पाएंगे। अगर केवल हमें एक पता हो, किसी एक की वैल्यू पता हो, तो हम जो है यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि उस व्यक्ति का शुरुआत से 10वां स्थान है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, आप कहेंगे नहीं, तो कैसे आएगा। अगर यहाँ पे केवल l की वैल्यू पता है, l इक्वल टू 10, ठीक है ना, तो मुझसे पूछा गया आप मुझे बताओ कि r इक्वल्स टू कितना होगा, ना तो मुझे यहाँ पे n पता है, ना मुझे यहाँ पे r पता है, तो फिर क्या मैं जो है यहाँ पे r और n की वैल्यू निकाल पाऊंगा, क्या नहीं निकाल पाऊंगा। कम से कम 2 चीजें मुझे पता होनी चाहिए, अगर ये दोनों चीजें भी पता होती तो भी मैं n निकाल लेता। क्लियर। तो सिंगल पर्सन में हमेशा आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इसी में जरा हम समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक पंक्ति में 2 पर्सन की बात करें, ठीक है ना, जब एक पंक्ति में कितने पर्सन हो, 2 पर्सन हो, 2 पर्सन्स की जब बात करते हैं, ठीक है ना, 2 पर्सन्स की जब बात हो, ठीक है, 2 पर्सन्स की जब बात हो और वो अपना जो प्लेस है वो पंक्ति में इंटरचेंज करें, क्या करें, इंटरचेंज करें, ठीक है ना। तो कैसे हम करेंगे, इंटरचेंज करें,
तो कैसे उस क्वेश्चन उनके क्वेश्चंस उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे जब अपनी वो जो पोजीशन है वो क्या करें, इंटरचेंज करें, ठीक है ना, इंटरचेंज करें, तो आप कैसे उनको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जरा उसकी बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जरा ध्यान समझते हैं, जिससे मैं बोलूंगा वैसे क्वेश्चन आएगा भी, उसी लैंग्वेज पे आएगा, उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे, देखो जरा, जैसे कह दिया जाए कोई एक व्यक्ति ए है और ए का शुरुआत से स्थान आपका जो है 11th है। ए का शुरुआत से स्थान कितना है आपका, एक पंक्ति में 11वें नंबर पे है। एक व्यक्ति बी बैठा है, एक व्यक्ति बी बैठा है जो अंत से उस पंक्ति में 15वें नंबर पे है। एक व्यक्ति बी बैठा है जो उस पंक्ति में अंत से 15वें नंबर पे है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है ए जो शुरुआत से पंक्ति में 11वें नंबर पे, एक व्यक्ति बी है जो अंत से कितने नंबर पे है, 15वें नंबर पे उस पंक्ति में बैठा है। अब देखो, अगर मैं ये कह दूं कि अब ये दोनों अपना स्थान, अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, जब इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज मतलब ए पहुंचेगा बी के स्थान पे, बी पहुंचेगा ए के स्थान पर। तो मैंने कहा जब ये दोनों अपना स्थान इंटरचेंज करते हैं, अपना स्थान एक दूसरे से बदल देते हैं, तो जो ए है वो जब आपका बी के स्थान पर पहुंचता है, जो ए है वो जब आपका बी के स्थान पर पहुंचता है, तो शुरुआत से यहाँ पर जब पहुंचता है ए, तो वह शुरुआत से जो है 16वें नंबर पे हो जाता है, ठीक है ना। ए कहाँ पहुंच गया आपका बी के स्थान पर, ए कहाँ पहुंच गया बी के स्थान पर, दोनों ने आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया। तो आप मुझे बताएं कि जब ए पहुंचा बी के स्थान पर तो बी भी तो आगे बढ़ेगा, और बी कहाँ पहुंचेगा, बी पहुंचेगा जो है बी पहुंचेगा आपका ए के स्थान पे, बी यहाँ पर ही तो आएगा भाई। जब ए जो है बी के स्थान पे पहुंचा तो बी कहाँ आएगा, ए के स्थान पर। क्यों? क्योंकि दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब ए यहां पर शुरुआत से बैठा था कितने नंबर पे था, 11th पे, अब कितने पे हो गया आपका 16th पे, ठीक है ना। ए की अगर हम बात करें तो पहले आपका 11th पे था, अब आपका 16th पे हो गया। कितना प्लस हुआ, आपने कहा 5 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। 11 + 5 16। तो अगर हम बी की बात करें तो बी की नई पोजीशन क्या होगी, बी की नई पोजीशन क्या होगी, तो आपने कहा बी की पोजीशन पहले कितनी थी 15 में वो भी तो 5 प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20। मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएगा कि ए का स्थान शुरुआत से 11वां है, बी का स्थान अंत से 15वां है। अंत मतलब क्या हो गया, राइट एंड, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से अपना स्थान अदल बदल करते हैं अर्थात पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, तो ए पहुंचेगा बी के स्थान पे, बी आएगा ए के स्थान पे, तो ए की पोजीशन 15th हो गई। किसी एक की पोजीशन एक तरफ से 2 बार दी जाएगी, तो पहले 11 थी 15 हो गई, कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, तो बी की पोजीशन भी 5 प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि कुल बच्चों की संख्या बताइए, मुझे n की वैल्यू बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए, तो आप देखो एक चीज मुझे बताना, लेफ्ट एंड राइट एंड से बी की प्लेस वैल्यू कितनी है 15, तो बी के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं आपके, जो है 14 बच्चे बैठे हैं। बी के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, 14 बच्चे। ये जो बीच की खाई है, ये जो बीच की ये खाई है, ये ए ने भर दी। कैसे, जब ए यहां से बी के स्थान पे पहुंच गया तो ये वाली जो खाई थी वो तो भर गई ना, और जब ये खाई भर गई तो ए का स्थान कितना था जब बी के स्थान पे पहुंचा, 16 में 14 और जोड़ दो, 16 में 14 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो टोटल बच्चे कितने हो गए उस क्लास में आपके, 30 हो गए। समझ में बात आ रही है भाई। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी के बीच जो ये ब्लैंक स्पेस था, इसको हमें फिल करना था, तो ए जब बी के स्थान में पहुंच गया तो उसने उस ब्लैंक स्पेस को फिल कर दिया। तो अब बी के पीछे कितने बच्चे हैं, 14, ये हमें क्लियर है क्योंकि राइट एंड से बी का स्थान आपका जो है 15 था। तो टोटल बच्चे कितने हो गए आपके, 30। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 निकल आया। बी की नई स्थिति क्या होगी,
जब भी ए के स्थान पे आया तो नया उसका प्लेस क्या हो जाएगा, नई प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपने कहा 20 हो जाएगी। दूसरा, ए और बी के बीच कितने बच्चे हैं, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितने बच्चे हैं, बी के बीच बच्चों की संख्या या छात्रों की संख्या, बच्चों की संख्या की अगर बात करें, एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें। तो आपने कहा कि देखो ए की वैल्यू पहले कितनी थी 11, फिर कितनी हुई 15, ठीक है ना, कितना प्लस हुआ 5, जितना प्लस हुआ है उसमें एक माइनस करना है और आपको मिडिल संख्या मिल जाएगी। जैसे 5 माइनस 1 कितना हुआ आपका 4 आ गया। तो यहां पर जो है जो आपके दोनों के बीच जो छात्रों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये आपका जब दो पर्सन्स एक रो में आते हैं, एक पंक्ति में आते हैं और जब वो पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगता l बराबर l प्लस आर माइनस का 1, ये केवल सिंगल पर्सन में लगता है। क्लियर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। आज क्लास में देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स मेहरुनिसा's नंबर इज 11th when counted from either side, find out how many girls are in the row। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का नंबर 11वां है। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, 19 है, 20 है, 21 है कि 22 है। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें तो किसी भी तरफ से काउंट करने पे, तो आपको पता है कि एक रो में दो एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड एक राइट एंड। हमने यहां पर अब देखो पंक्ति में केवल एक ही व्यक्ति की बात हुई है, मेहरुनिसा, एक ही सिंगल पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिंगल पर्सन की। और जब सिंगल पर्सन की बात है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या लगाना है, n इक्वल्स टू l प्लस आर माइनस का 1। क्या लगाना है, n इक्वल्स टू l प्लस आर माइनस का 1। तो आपने कहा कि एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर, किसी भी तरफ से मतलब क्या हो गया, अगर लेफ्ट से गणना करते हैं तो भी 11th है, अगर राइट हैंड से गणना करते हैं तो भी उसका 11th है। किसी भी तरफ से गणना करने पर उसका जो रोल नंबर है वो 11th ही आ रहा है। अर्थात यहां पे ये दिया गया है l इक्वल्स टू भी 11 है और r इक्वल्स टू भी 11 है। किसी भी तरफ से आप लेफ्ट हैंड से काउंट करें तो भी 11th नंबर पे आएगा, राइट हैंड से काउंट करें तो भी आपका 11th नंबर पे ही आएगा। तो वहां पर टोटल बच्चे कितने, टोटल लड़कियां कितनी हैं, तो आपने कहा मुझे l की वैल्यू पता है, मुझे r की वैल्यू पता है, तो मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं आसानी से। n बराबर होता है l प्लस आर माइनस का 1, तो 11 प्लस 11 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 22 माइनस 1, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 21। कितना आएगा, 21 आएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बस अगर आपको सारी बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो सिंगल पर्सन में आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। राम इज रैंक्ड 14th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम आउट ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन who passed the annual examination in a class. If 16 children failed in the examination, then how many children appeared in the examination? ठीक है, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड किया, जो उसमें क्या हो गए, पास हो गए, उनकी बात हो रही। उनमें जो है, उनमें राम की जो रैंक है, राम की जो रैंक है वो कहाँ, टॉप से कितनी है, 14th है, और बॉटम से कितनी है, 28 है। इसके अलावा और क्या कह रहा है कि अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, तो भाई 16 बच्चे जो फेल हो गए वो भी तो उसी कक्षा का हिस्सा थे, ठीक है ना। तो बताइए कि कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। जो 16 बच्चे उसमें फेल्ड हो गए
वो भी तो परीक्षा उन्होंने तो दी थी, और हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी, कितने लोग टोटल परीक्षा में बैठे थे। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर पास्ट की बात करें कि जो पास्ट थे, ठीक है ना, पास्ट स्टूडेंट, ठीक है ना, पास्ट स्टूडेंट की अगर बात करें वो टोटल कितने थे, तो आपने कहा पास्ट स्टूडेंट में हमें जो राम की रैंक है, राम की अगर हम बात करें तो राम की रैंक टॉप से, टॉप मतलब क्या हो गया लेफ्ट एंड, टॉप मतलब क्या हो गया लेफ्ट एंड, बॉटम मतलब क्या हो गया राइट एंड, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो L इक्वल टू कितना दिया गया है आपका 14 और R इक्वल टू कितना दिया गया है आपका 28, ठीक है ना। तो हम यहाँ से N इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्योंकि N इक्वल टू पता है हमें क्या होता है L प्लस R माइनस का 1, क्या होता है N इक्वल टू होता है L प्लस R माइनस का 1। सिंगल पर्सन में ये फॉर्मूला लगता है, राम जो है वहां पे सिंगल है और उसका टॉप और बॉटम दोनों तरफ से उसकी प्लेस वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जितने पास हुए उनकी टोटल संख्या कितनी थी, तो आपने कहा N इक्वल टू 14 प्लस 28 माइनस का 1, कितना हो जाएगा ये कितना 8 4 12 और 2 1 3 1 4 42, कितना हो जाएगा 42 माइनस का 1, N इक्वल टू, तो N इक्वल टू हो जाएगा आपका 41। अब ये तो N इक्वल टू 41 वो आया जो लोग पास हुए, ठीक है ना। 16 लोग तो फेल भी हो गए थे ना, लेकिन उन्होंने परीक्षा तो दी थी। तो यहां पर आप क्या करोगे, इस 41 में आप 16 ये भी ऐड कर दोगे, तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 57। टोटल बच्चे जो परीक्षा में बैठे थे उनकी संख्या कितनी थी 57 थी। 41 गलती से भी आंसर मत लगा दीजिएगा, 41 गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। क्लियर है कैसे 57 होगा, क्लियर, क्योंकि 41 जो आया उसके अलावा 16 बच्चे जो परीक्षा में फेल हो गए उन्होंने भी तो परीक्षा दी थी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 57, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जो है n बराबर L प्लस R माइनस 1 फॉर्मूले के द्वारा बहुत आसानी से जो है पंक्ति में रैंकिंग में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब पंक्ति में सिंगल पर्सन दिया गया हो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो A is 18th from the front while B is 16th from the back. If C is 25th from the front and is exactly in the middle of A and B, then how many persons are there in the row? तो देखो अभी एक पंक्ति में दो व्यक्तियों की बात जरूर हो रही है, लेकिन वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना। एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है जबकि बी का पीछे से 16वां है। यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो और वह ए और बी के ठीक मध्य में हो तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। 45 हैं, 46 हैं, 44 हैं, 47 हैं। अब यहां पर बात यह है कि एक व्यक्ति की दो तरफ से स्थिति नहीं दी गई। यहां पर 3 व्यक्ति दिए गए हैं एक ही पंक्ति में, यहां पर 3 व्यक्ति दिए गए हैं एक ही पंक्ति में, जिनमें दो व्यक्ति एक ही तरफ से उनका स्थान दिया गया है, लेकिन एक है जिसका आपका राइट एंड से स्थान दिया गया, किसका, बी का। देखो ए का आगे से, आगे मतलब हो गया टॉप, ठीक है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से देखो बनाते हैं तो ए का आगे से मतलब जहां से पंक्ति स्टार्ट होती है वहां से ए का जो स्थान है वो आपका कितना है 18th है। क्लियर। तो एक चीज जरा ध्यान से समझो, अगर ए का स्थान लेफ्ट एंड से 18th है तो ए के पीछे 17th स्टूडेंट बैठे होंगे, 17 लोग बैठे होंगे नहीं बैठे होंगे। क्लियर। उसी प्रकार से अगर हम बी की बात करें तो बी का पीछे से 16वां स्थान है, तो बी का जब पीछे से 16वां स्थान है तो बी जहां पे पंक्ति खत्म हो रही है, जहां पे पंक्ति आपकी खत्म हो रही है वहां से बी का जो स्थान है वो आपका 16th है। यहां से बी का स्थान कितना है 16th है। क्लियर।
तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं कि बी के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, आप कहेंगे 15th बैठे हैं। ए के पहले कितने लोग बैठे हैं, आप कहेंगे 17th बैठे हैं। क्लियर? ए के पहले 17 लोग, बी के बाद में आपके 15 लोग बैठे हैं। क्योंकि भाई बी 16 नंबर पे बैठा है, ए 18 नंबर पे बैठा है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि सी जो है इसी पंक्ति में, ये पूरी एक पंक्ति है, ये पूरी एक पंक्ति है, सी यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो, ठीक है ना। अब सी का आगे से कितना स्थान है, 25वां। तो आपने कहा कि ए का कितना है, 18वां। और एक बात और लिखी है कि वह ए और बी के ठीक कहां है, मध्य में हो। ए और बी के ठीक मध्य का मतलब हो गया कि यहां पर आएगा, यहां पर, ये है मिडिल, ठीक है ना, ये मिडिल हम मान के चलते हैं। तो यहां पर आपका बिल्कुल आपका सी बैठेगा। ये वैल्यू किसकी, ये सी की, ये सी की प्लेस वैल्यू है। और यहां से जब हमने सी को काउंट किया और जब यहां पर सी को बैठाया तो यहां पे उसका जो नंबर था वो 25 था। वो कितना था, 25 था। क्लियर? अब एक चीज जरा मुझे यहां पर ध्यान से समझना आप, अगर मैं ए और सी का कंपैरिजन करूं, किसका, ए और सी का, ए और सी का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, ठीक है ना। क्यों कंपैरिजन मैं ए और सी का करूंगा, क्योंकि शुरुआत से ए की भी प्लेस वैल्यू दी गई है, शुरुआत से सी की भी दी गई है। तो हम ए और सी का यहां पे कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। तो सी का कितनी है प्लेस वैल्यू, 25, ए की कितनी है, 18। कितना ज्यादा है सी की, तो आप कहेंगे 7, ठीक है ना। 25 माइनस 18, तो आप कहेंगे ए और सी में कितने का डिफरेंस है, 7 का, ठीक है। जो सी है वह ए से 7 स्टूडेंट आगे बैठा है, 7 स्थान आगे बैठा है। तो एक चीज जरा ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं कि इस 7th नंबर पे सी बैठा है तो ए और सी के बीच कितने बच्चे होंगे, 6। ए और सी के बीच कितने बच्चे होंगे, 6 होंगे। क्यों 6 होंगे, क्योंकि 7वें नंबर पे स्वयं सी बैठा है। अच्छा, सी जो है ए और बी के ठीक मिडिल में बैठा है। तो मिडिल का मतलब ये होता है कि अगर ए और सी के बीच भी 6 बच्चे हैं तो बी और सी के बीच कितने बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे। तभी तो मिडिल में आपका सी आ पाएगा, ठीक है ना। तभी तो किसमें, मिडिल में आपका सी आएगा। क्योंकि जब जो है ए और सी के बीच में 6 बच्चे हैं तो बी और सी के बीच में भी 6 बच्चे ही होंगे, तभी जो है आपका सी ए और बी के मिडिल में आ पाएगा। क्लियर? अब देखो आपको इस जो ये बीच की जो एक खाई थी, ये जो बीच का गैप था पूरा का पूरा भर गया। अब अगर आपको यहाँ पे टोटल बच्चे निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। n इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप यहाँ पे, अगर आप चाहें तो इस पूरी वैल्यू को जोड़ दीजिए, 18, 6, 6, 16 और ये आपका 1, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आपको सी और बी के बीच बच्चों की संख्या पता चल गई, कितनी है, 6। सी की यहां तक की वैल्यू कितनी है, 25। तो आप जोड़ दीजिए 25 प्लस आपका 6 प्लस आपका 16, ठीक है ना भाई। ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहां तक तो आपको पता था, लेकिन बी और सी के बीच अगर बच्चे आपको पता पहले से होते तो आप डायरेक्टली टोटल बच्चों की संख्या बता देते। अब आपको यहाँ इन दोनों के बीच बच्चों की संख्या पता चल गई तो आप टोटल बच्चे यहाँ पे निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, देखो आपका हो जाएगा ये 6, 6, 12, 12, 5, 17, तो 7 हासिल आया, 1 और 2, 1, 3, 3, 1, 4, 47। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 47 होंगे। उस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट की संख्या है 47, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीके से आप n और निकाल सकते थे, वो तरीका क्या हो सकता है, जरा उस तरीके को मैं बता दूं कैसे निकाल सकते थे। यहां पे आपको a की वैल्यू पता कितनी, 18, ठीक है ना। a और c के बीच कितने बच्चे हैं, 6। a की वैल्यू कितनी, अब c को भी तो लेंगे तो c हो जाएगा आपका 1। c और b के बीच कितने बच्चे हैं, 6। b की प्लेस वैल्यू कितनी है, 16। कहां से, लास्ट से। इन सबको ऐड करेंगे तो भी आपका 47 ही आएगा, आप ऐड करके देख सकते हैं। 6, 6, 12, 12, 1, 13, 13, 6, 19, 19 और 8, 27, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है ना। 2 आपका होल्ड हो गया, 2, 1, 3, 3, 1, 4, तो 47 यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है आपका जो है टोटल बच्चों को निकालने का। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा।
Ram is 18th from the right in a row of student. If there are total 50 persons in the row, then what will be the position of Ram from the left? 31st, 32 सेकेंड, 33, 34th, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपकी छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर, यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? 31वां, 32वां, 33वां कि 34वां? ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो अब देखो यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है, राम उस पंक्ति में सिंगल है। तो आपने कहा जब सिंगल पर्सन की बात है तो फॉर्मूला हमें लगाना है n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। इसी फॉर्मूले से साथ सारी बात हमारे बनेगी। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, n इक्वल टू दिया गया है 50, ठीक है ना, और क्या दिया गया है, दाएं से मतलब बॉटम से, अंत से। तो यहां पे हम कह सकते हैं r इक्वल टू कितना दिया गया आपका 18, ठीक है ना। राइट एंड से आपका स्थान कितना दिया गया 18। आपको यहाँ पे लेफ्ट एंड से बताना है, l बराबर बताना है कितना आएगा। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, l इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस का r। n की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 1 माइनस का 8 माइनस 18, 8 नहीं माइनस 18, ओके माइनस 18। तो ये हो जाएगा आपका 51 माइनस 18 कितना आएगा, जरा माइनस करिए। 11 माइनस 8 कितना आएगा 3, और 4 माइनस 1 कितना आएगा आपका 3, 33। तो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा, ठीक है ना। 33rd है, ठीक है ना, 33 है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 33वां स्थान होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप n बराबर l प्लस आर माइनस 1 जो आपका फॉर्मूला उसका प्रयोग आप आसानी से करके आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। राम इज रैंक 21st फ्रॉम द टॉप आउट ऑफ 50 बॉयज, देन एट व्हाट पोजीशन विल ही बी फ्रॉम द बॉटम। अब देखो लेफ्ट हैंड से उसकी प्लेस वैल्यू दी गई है, बॉटम से पूछा गया है, राइट हैंड से आपको प्लेस वैल्यू पूछी गई है। 29th होगी, 30th होगी, 31st होगी कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है या 21वां स्थान है, तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा, ABCD में कौन सा सही है। तो आपने कहा यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है और सिंगल पर्सन के लिए हमें फॉर्मूला पता है n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, n बराबर दिया गया है 50 और l इक्वल्स टू दिया गया है 21st। देन हम बॉटम से अर्थात राइट हैंड से उसकी प्लेस वैल्यू मुझसे पूछी गई है। क्लियर। तो इस फॉर्मूले को मिल सकते हैं r इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस का l। अगर आप यहाँ पर रख दो तो भी आपका आंसर वहां से भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो r इक्वल्स टू n कितना है आपका 50 प्लस 1 और माइनस आपका है 21, ये हो जाएगा आपका 51 माइनस 21 कितना हो जाएगा आपका, r इक्वल्स टू हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। तो आपका जो है उसका राइट हैंड से जो प्लेस वैल्यू आएगी वो आपकी 30 आएगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन a row A is 7th from the top and B is 15th from the top, ठीक है, and 21st from the bottom. What is the rank of A from the bottom? ठीक है, 29, 30th, 28, 31st। किसी पंक्ति में A का ऊपर से 7वां स्थान है तथा B का ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां स्थान है, तो A का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब देखो एक पंक्ति में दो व्यक्ति हैं, एक A है एक B है। A का स्थान ऊपर से दिया गया है लेकिन नीचे से पूछा गया है, टॉप से दिया गया है बॉटम से पूछा गया है, लेकिन जो B है B की जो प्लेस वैल्यू है टॉप और बॉटम दोनों से दी गई है। तो आपको पता है कि यहाँ पे मुझे सिंगल पर्सन के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, n इक्वल्स टू l प्लस आर माइनस का 1, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैं किस में लगा दूंगा, B में। क्यों, क्योंकि अगर मैं B की बात करूं तो B की प्लेस वैल्यू मुझे टॉप से कितनी दी गई है, तो टॉप से दी गई है 15th और बॉटम से मतलब राइट हैंड से कितनी दी गई है
तो आपने कहा ये दी गई 21, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस 21 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू आपका 35। कितना आ जाएगा 35, क्यों? चूंकि हो जाएगा 36 में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 35। क्लियर। अब जरा मैं बात करता हूं a की, अगर मैं a की बात करूं तो a का जो है लेफ्ट मतलब टॉप से कितनी प्लेस वैल्यू दी गई है 7। अच्छा, मुझे अब मालूम चला गया कि n बराबर कितना है आपका 35, तो अब मैं निकाल सकता हूं कि a की जो है राइट एंड से प्लेस वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल, क्योंकि r बराबर क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 माइनस का l। ओके, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है 35 प्लस 1 और माइनस का हो जाएगा आपका 7, तो हो जाएगा r इक्वल्स टू हो जाएगा 36 माइनस 7, ठीक है ना। कितना हो जाएगा r इक्वल टू 36 माइनस 7, तो इसको आप लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 29। कितना आ जाएगा आपका r इक्वल्स टू 29 आ जाएगा, अर्थात a का जो है बॉटम से जो है प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी जो है 29 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 29वां स्थान हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स रमेश इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट while दिनेश is 16th from the right, then find how many persons are there between रमेश and दिनेश। 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है, तो बताएं कि रमेश एवं दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है कि 7 है। अब देखो एक पंक्ति है जिसमें आपको पता है, ये पंक्ति है जिसमें आपको ये मालूम है कि इस पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या 40 है। ठीक है ना, टोटल बच्चों की संख्या पता है इसमें कितनी है 40 है। अब उसने कहा गया कि इसमें जो है एक लड़का कोई रमेश है और एक दिनेश है। रमेश जो है वो टॉप से कितने नंबर पे बैठा है आपका, तो आपने कहा वो टॉप से आपका जो है 18th नंबर पे है। कहाँ से, टॉप से, लेफ्ट एंड से कितने नंबर पे है, जो रमेश है वो आपका 18th नंबर पे है। अच्छा, एक लड़का और है दिनेश, वो कहाँ से, जहाँ पे पंक्ति खत्म हो रही है वहां से है वो 16th नंबर पे, वो है वहां से कितने नंबर पे आपका जो है 16th नंबर पे। यहाँ पे आपकी पंक्ति खत्म है और यहाँ से यहाँ पर दिनेश जो है 16th नंबर पे बैठा है। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं इस पंक्ति में 40। उसी पंक्ति में रमेश जो है जहां से पंक्ति शुरू हुई है वहां से 18वें नंबर पे है। दिनेश जहां पे पंक्ति खत्म हुई है वहां से वो जो है 16वें नंबर पे बैठा है। तो एक चीज ये भी क्लियर है कि दिनेश के पीछे 15 बच्चे हैं और रमेश के पीछे 17 बच्चे हैं। क्लियर है, दिनेश के कितने बच्चे हैं आपके 15 और रमेश के पीछे कितने बच्चे हैं 17। अब अगर हम यहां पर देखें दिनेश और रमेश की प्लेस वैल्यू को अगर हम प्लस करें, रमेश और दिनेश की प्लेस वैल्यू को अगर हम प्लस करते हैं 18 प्लस 16 कितना आएगा, ये आएगा आपका 34। कितना आएगा 34। टोटल बच्चे कितने हैं आपके 40, टोटल बच्चे कितने हैं आपके 40। अब अगर 40 से हम 34 को माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा बीच में कितने बच्चे आएंगे। हमें ये मालूम चल जाएगा आसानी से कि बीच में कितने बच्चे होंगे। भाई मिडिल ही तो निकालना है। क्यों मिडिल निकालना है, क्योंकि जहां से पंक्ति स्टार्ट हुई है वहां से रमेश का स्थान हमें पता है कि जो है ये कितने नंबर पे 18वें पे। जहां पे पंक्ति खत्म हो गई है वहां से ये 16वें नंबर पे बैठा है। तो इनके बीच ये जो खाली वैल्यू है यहां पे कितने बच्चे ये हमें बताने थे। तो आपने कहा कि इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 34, टोटल बच्चे हैं 40, 40 में से 34 अगर घटा दें तो आपको पता चल जाएगा बीच में कितने बच्चे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बच्चे आपके जो है इनके मिडिल में आएंगे, क्योंकि 34 6 आपका 40 हो जाएगा। मिडिल में 6 बच्चे हैं, टोटल बच्चे हो गए आपके 40। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। रमेश एवं दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो रमेश और दिनेश के बीच 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं रैंकिंग टेस्ट में।
और फार्मूला कौन सा लगाना है आपको, फार्मूला लगाना, अगर सिंगल पर्सन दिया है तो n बराबर l प्लस आर माइनस का 1, और अगर सिंगल पर्सन नहीं दिया तो फिर आप देख पा रहे हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम कंडीशन को बना करके भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे हमें फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या यहां पर हमें कोई फार्मूले की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो A is 15th from the front while B is 20th from the back. If C is 21st from the front and sits between A and B, then how many persons are there between C and B? एक पंक्ति में A का आगे से 15वां स्थान है जबकि B का पीछे से 20वां स्थान है। यदि C का आगे से 21वां स्थान हो और वह A और B के मध्य में बैठा हो तो C और B के बीच कितने व्यक्ति हैं, 5 है, 6 है, 7 है कि 8 है। तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन अभी बताया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया किस प्रकार से करना है जब सी जो है ए और बी के मिडिल में आता है। अब बताओ क्या यहाँ पे हमें उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्या, n बराबर l प्लस आर माइनस को 1, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इसको हम इस प्रकार से कंडीशन बना के करेंगे। देखो ए का आगे से 15वां, आगे मतलब हो गया जहां से पंक्ति शुरू हुई है वहां से ए का जो स्थान है वो 15th है, जहां पे पंक्ति खत्म हुई है वहां से बी का जो स्थान है वो आपका कितना है, 20th है, ठीक है ना। अच्छा ये भी हमें क्लियर है कि ए के पीछे 14th लोग बैठे हैं, बी के पीछे 19th लोग बैठे हैं, ठीक है ना। अब देखो जो सी है वो बिल्कुल इनके मिडिल में बैठा है, सी जो है बिल्कुल मिडिल में है और सी की जो प्लेस वैल्यू है वह स्टार्टिंग से 21st है। कहां से स्टार्टिंग कितनी है, 21st। तो अब एक चीज बताओ कि एक पंक्ति में दो व्यक्तियों की प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग से दी गई है तो उनके बीच कितने बच्चे होंगे हम आसानी से निकाल सकते हैं। भाई एक कक्षा है जिसमें मेरा रोल नंबर 10वां है और मेरे मित्र का रोल नंबर 15वां है, मेरा 10th है उसका 15th है, तो हम दोनों के बीच कितने बच्चे हैं आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि एक ही तरफ से दोनों का स्थान मुझे पता है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर यहां पे इतना सा कह देता कि ए की प्लेस वैल्यू टॉप से 15 है, बी की प्लेस वैल्यू बॉटम से 20 है, ए और बी के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं आपको क्वेश्चन कैसे बता पाऊं, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं तभी इन दोनों के बीच में बता सकता हूं अगर इन दोनों की प्लेस वैल्यू एक ही तरफ से दी जाती। जैसे ए और सी की प्लेस वैल्यू जो है टॉप से ही दी गई है तो ए और सी का मैं कंपैरिजन करता हूं, ए और सी का मैं कंपैरिजन करता हूं, तो ए और सी का जब मैंने कंपैरिजन किया तो ए की प्लेस वैल्यू सी की 21 थी, ए की 15 थी, इन दोनों के बीच में 6 बच्चे होने चाहिए, इन दोनों के बीच में 6 बच्चे होने चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में कितने बच्चे होंगे ये भी जरा क्लियर रखिएगा, इन दोनों के बीच में 5 बच्चे होंगे, इन दोनों के बीच में 5 बच्चे होंगे। 5 क्यों होंगे, क्योंकि 6वें नंबर पे स्वयं सी बैठा है, इन दोनों के बीच में 5 1 6 बच्चों का अंतराल है। देखो ना 15 5 20 और 20 1 21, जो आपका सी है वो 6वें नंबर पे स्वयं बैठा है, तो ए और सी के बीच कितने बच्चे हुए, बी ए 5, तो जब ए और सी के बीच 5 है तो बी और सी के बीच भी तो 5 ही होंगे। क्यों, क्योंकि जो सी है वह ए और बी के मिडिल में बैठा है, तो जब ए और सी के बीच में 5 है तो बी और सी के बीच में भी 5 होंगे, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 5 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स मोहन इज 10th फ्रॉम द राइट एंड सोहन इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, व्हेन मोहन एंड सोहन इंटरचेंज देयर पोजीशंस। अब देखो यहां पे किसकी बात हो रही है, इंटरचेंज करने की, इंटरचेंज देयर पोजीशंस। मोहन बिकम्स 22 फ्रॉम द राइट, देन टेल व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, 35 35th 36 37 38 सॉरी, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन
दाएं से 10वें स्थान पर है तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं, ठीक है ना, अपना स्थान का इंटरचेंज कर लेते हैं, अदल बदल देते हैं, तो मोहन दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति होगी। ठीक है, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है? तो अब देखो यहां पर आपको फॉर्मूले की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पर आप n बराबर l प्लस आर माइनस का 1 ये लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? आपको कंडीशन बना के करना है। देखो दाएं से और बाएं से, मतलब टॉप से और बॉटम से। तो सोहन का टॉप से कितना स्थान है? 25। तो आपने यहां सबसे पहले सोहन का बना लिया, टॉप से बनाया यहां पे। तो आपने कहा ये जो है सोहन की जो स्थिति है टॉप से दी गई है 25। आपने कहा ये सोहन हो गया और ये है 25th प्लेस पे। ठीक है ना। मोहन का जो है वह कहां से है? बॉटम से। वह कहां से है? बॉटम से। ये आपका कौन है? मोहन। और इसकी जो प्लेस वैल्यू है कितनी है? 10th। ठीक है। जब भी जो है पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन आएगा, एक व्यक्ति का एक ही तरफ से 2 बार प्लेस वैल्यू दी जाएगी। ये क्वेश्चन की पहचान है। ठीक है ना। एक ही तरफ से, चाहे वो टॉप से हो चाहे बॉटम से हो, एक व्यक्ति की 2 बार पोजीशन दी गई होगी। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो जो आपका मोहन है, उसकी 2 बार प्लेस वैल्यू दी गई है। एक बार 10th दी गई है और एक बार जब फिर से दी गई है कितनी? 22 दी गई है। तो आपने कहा मोहन की जो प्लेस वैल्यू है कहां से आपकी जो है शुरुआत लास्ट से कितनी है? 10th है। ठीक है ना। ये लास्ट से कितनी है? 10th है। यहां पे आपका मोहन है। और जब ये इंटरचेंज का मतलब ये हो गया कि सोहन पहुंचेगा मोहन की जगह, मोहन आएगा सोहन की जगह। और जब मोहन जो है सोहन के स्थान पर आया, जब मोहन जो है सोहन के स्थान, अब देखो ये आगे ही तो बढ़ा इस कंडीशन पे। तो जब आपका जो है मोहन जब सोहन के स्थान पर आया तो वह जो है कितना हो गया? वो हो गया आपका 22। कहां से? आपका लास्ट से। मोहन जब कहां आ गया? मोहन आ गया अब सोहन के स्थान पर। तो आप मुझे बताएं, सोहन भी तो पहुंचेगा मोहन के स्थान पे? आपने कहा बिल्कुल पहुंचेगा। सोहन भी तो पहुंचेगा मोहन के स्थान पे? आपने कहा सोहन भी तो पहुंचेगा मोहन के स्थान पर। यहां पे सोहन आएगा। भाई देखो सोहन पहुंचेगा मोहन के स्थान पे, मोहन आया सोहन के स्थान पे। तो जब मोहन आया सोहन के स्थान पे तो कितना हो गया? 22। तो मोहन की अगर हम बात करते हैं, तो पहले मोहन था 10th पे, अब हो गया 22 पे। कितना प्लस हुआ? तो आपने कहा 12 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? 12 प्लस हुआ, 12 स्थान प्लस हुआ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने स्थान मोहन प्लस हुआ सेम उतने ही स्थान सोहन भी प्लस होगा। ठीक है ना। दोनों सेम कंडीशन पे इंटरचेंज करते हैं। तो अगर मैं सोहन की बात करूं, तो सोहन का स्थान पहले कितना था? 25। कितना था? 25 में 12 और प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 37। अर्थात जब यहाँ पे सोहन पहुंचेगा मोहन के स्थान पे तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। समझ में मेरी बात आ रही है? इंटरचेंज हमें कैसे निकालना है? जब इंटरचेंज की बात आती है तो सोहन और मोहन, इंटरचेंज का मतलब हो गया सोहन पहुंचा मोहन के स्थान पर और मोहन आएगा सोहन के स्थान पर। तो जितने स्थान, अब इसको ऐसे क्वेश्चनों में एक व्यक्ति का एक ही तरफ से 2 बार स्थान हमेशा दिया जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन इसी लैंग्वेज पे आता है। अगर एक भी लैंग्वेज इसकी कम हो गई, एक भी शब्द अगर इसमें कम कर दिया जाए तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये पूरी लैंग्वेज इसी तरह से आती है जब भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, देखो एक तरफ से एक व्यक्ति का दो बार स्थान दिया जाएगा, वहां से आपको ये पता चलेगा कितने स्थान प्लस हुआ, और जितने स्थान वो प्लस हुआ सेम उसी कंडीशन में दूसरा भी उतने स्थान प्लस होगा।
ठीक है। तो जैसे सोहन में कितना स्थान, 12 स्थान प्लस हो कितना हो जाएगा आपका 37। क्लियर। तो 37 ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स कमल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्याम इज 18th फ्रॉम द राइट। When Kamal and Syam interchange their position, फिर देखो बात किसकी हुई, interchange their positions, Kamal become 25th from the left, then what is the total number of student in the row। ठीक है, छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। जब कमल तथा श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। 40 है, 41 है, 42 है, 43 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कमल का एक ही तरफ से 2 बार स्थान दिया गया है, पहले 12 दिया गया है, बाद में 25th दिया गया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे। कमल सबसे पहले स्टार्टिंग से कितने नंबर पे है, आपने कहा कमल जो है स्टार्टिंग से 12th नंबर पे है। ठीक है ना। दूसरा व्यक्ति जो श्याम है, श्याम जो है अंत से कितने नंबर पर है, तो आपने कहा श्याम जो है 18वें नंबर पे है। ठीक है। जब इन्होंने आपस में इंटरचेंज किया, कमल पहुंचा श्याम की जगह, कमल पहुंच गए कहाँ, श्याम की जगह, तो कमल की जो प्लेस वैल्यू है वो 25th हो गई। कितनी हो गई, 25th हो गई। कमल कहाँ पहुंचा, श्याम के स्थान पे। तो कमल जब श्याम के स्थान पे पहुंचा है तो श्याम भी तो कमल के स्थान पे पहुंचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल पहुंचेगा। और श्याम जब आपका कमल के स्थान पे आएगा तो आपको बताना है कि उसकी नई स्थिति क्या हो जाएगी, ये है श्याम। ठीक है ना। तो आपने कहा कि अगर बात कमल की करें, अगर बात कमल की करें तो जो कमल है वो पहले कितने स्थान पे था, आपने कहा पहले था वो जो है 12वें स्थान पे। अब कितने स्थान पे हो गया, 25th। कितना स्थान प्लस हुआ, आपने कहा 13। कितना प्लस हुआ, 13 स्थान प्लस हुआ। तो उतना ही आप श्याम में भी करेंगे, उतना ही आप श्याम में भी करेंगे। तो श्याम का पहले स्थान कितना था, 25। 25 में जो है आप, एक मिनट, यहाँ पे जो है हमें ये नहीं बताना, यहाँ पे हमें टोटल संख्या बतानी है। तो अगर हम श्याम की न्यू पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 में प्लस होता, 18 में जो है 18 में आप 13 प्लस करते, कितना आता ये, 8 3 11 और 1 1 2 1 3 31। तो श्याम की न्यू पोजीशन है 31, श्याम की ये न्यू पोजीशन है 31। लेकिन हमें बताना है n, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो ध्यान से जरा मेरी बात समझिए। जब कमल पहुंचा श्याम की जगह कितने स्थान पे हो गया, 25। कितने पे हो गया, 25। ठीक है ना। अब देखो श्याम के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, आपने कहा 17। श्याम के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, 17। 17 इसमें प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। देखो कमल जब श्याम की जगह पहुंच गए तो ये आपकी जो ये बीच में जो ब्लैंक स्पेस था ये भर गया। 25 में 17 प्लस कर दिया, टोटल कितने आ गए, 42। आप चाहे तो इधर से भी निकाल सकते हैं। श्याम की नई प्लेस वैल्यू कितनी, 31। श्याम जब कमल के स्थान पर पहुंचे 31 पे हो गया। 31 में अब कमल के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, 11। तो 31 में आप 11 जोड़ दिए तो भी आपका 42 आ जाएगा। तो आप जिधर से चाहें उधर से जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42 आपका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 में 18 जोड़ दीजिए। ठीक है ना। 25 में श्याम का जो है जो लास्ट से स्थान दिया गया था पहले और उसको जोड़ दीजिए। 25 प्लस 18 43, उसमें एक माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति वहां पर 2 बार आपका जो है क्या है, काउंट हो रहा है। श्याम तो आगे बढ़ गया ना, फिर भी आप श्याम को काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो श्याम 2 बार काउंट होगा, इसलिए वहां पे एक माइनस करना पड़ेगा। तो भी आप 42 निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका 42 सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। झांसी इज 12th places ahead of Prabha in the rank and Prabha is 15th rank from the last student. If Jhansi ranks 4th in the order of merit, then how many students are there in that class?
झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? 23 है, 27 है, 30 है, 31 है। अब देखो यहां पर अगर हमें किसी भी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्थान पता चल जाए तो हम यहां पे फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। अब देखो यहां पे 3 व्यक्ति दिए गए, झांसी है, प्रभा है और एक व्यक्ति और है जो लास्ट में पंक्ति में बैठा है। किसी भी व्यक्ति का जो है दोनों तरफ से क्लियर स्थान नहीं दिया गया। हाँ, झांसी का जरूर दिया गया है। अगर हम बात यहां पे झांसी की करें, तो झांसी का लेफ्ट टॉप से क्लियर स्थान 4th दिया गया है। टॉप से क्लियर स्थान उसका 4th दिया गया। देखो ना, झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है तो आप फिर ये तो नहीं पूछेंगे कि शुरुआत से कि लास्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी का क्रम बताया जाता है हमेशा शुरुआत से बताया जाता है। तो झांसी का शुरुआत से स्थान तो क्लियर है कि चौथे स्थान पर है। अब अगर लास्ट से और पता चल जाए तो हम टोटल बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। आपने कहा कि झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से, देखो आखिरी छात्र मतलब यहां पे एक पंक्ति जो यहां पे खत्म, ये छात्र यहां पे बैठा है, आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। तो अब देखो ये तो यहां पे पंक्ति खत्म है तो इधर तो होगी नहीं, इधर ही होगी। 15वीं रैंक आगे है तो आप मुझे बताओ जो प्रभा है वो आपकी 16वें स्थान पे बैठी होगी। क्यों? क्योंकि आखिरी छात्र से 15 रैंक आगे है, 15 रैंक आगे है। तो 15 और प्लस 1, क्योंकि ये छात्र यहां पे बैठा है, ये आखिरी छात्र है, ये आखिरी स्टूडेंट है, इससे वह जो है 15 रैंक आगे है। तो प्रभा की यहां से रैंक कितनी हो गई? 16। और जो झांसी है वो प्रभा से भी 12 रैंक आगे है, वो प्रभा से भी 12 रैंक आगे है, वो प्रभा से भी 12 रैंक आगे है। ठीक है ना? तो जब 12 रैंक आगे है तो जो झांसी है उसकी रैंक कितनी हो गई? 28। भाई 16 से 12 और आगे है तो कितनी हो गई? 28। लेकिन ये कहां से है? ये आपका राइट एंड से है। ये सब बातें कहां से हो रही हैं? ये सब बातें राइट एंड से हो रही हैं, दाएं अंत से हो रही, दाएं छोर से हो रही हैं। क्लियर है? तो अब एक चीज बताओ, झांसी का लेफ्ट एंड से स्थान पता था 4 है, राइट एंड से भी मालूम चल गया कितना? 28 है। तो अब तो आप फार्मूला लगा सकते हैं ना यहाँ पे, क्या? n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। ठीक है ना? झांसी का l से कितना स्थान है? 4, r से कितना है? 28, माइनस का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 32 माइनस 1। तो n इक्वल्स टू कितना निकल आएगा? n इक्वल्स टू निकल जाएगा आपका 31। कितना निकल आएगा? 31। 31 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर बहुत अच्छे समझ में आ रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? इन अ क्लास एग्जामिनेशन किशोर रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 27th फ्रॉम द बॉटम इन द लिस्ट ऑफ पास्ट स्टूडेंट। 5 students did not take the exam and 3 students failed. What is the total number of students in the class? एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा सूची में ऊपर से 16वां और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? 50 है, 47 है कि आपका जो है 45 है कि 42 है। अगर मैं पास्ड स्टूडेंट की बात करता हूं जो उस क्लास में पास्ड हो गए, पास्ड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे उसमें जो है एक सिंगल पर्सन की टॉप और बॉटम से जो है रैंक दी गई वो है किशोर, और किशोर की जो है
टॉप से रैंक अर्थात लेफ्ट से रैंक कितनी दी गई है आपकी 27 एंड राइट से रैंक कितनी दी गई है आपने कहा 16। तो हम यहां पे n निकाल सकते हैं, n बराबर होता है l प्लस आर माइनस का 1, ठीक है ना। तो आप जब यहां पे रखेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 27 प्लस 16 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 43 माइनस 1 42, ये आ गया आपका 42 आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया 42 आ गया। क्लियर है। अब देखो अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, तो ये तो पास्ट स्टूडेंट में टोटल बच्चे 42 निकल आए। अब उसमें 3 बच्चे तो फेल हो गए, अगर हम और आगे बात करें 3 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए, और 5 बच्चे जो थे वो भी क्लास में थे लेकिन वो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए, उन्होंने परीक्षा नहीं दी थी लेकिन वो क्लास का हिस्सा तो थे। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, n बराबर 42 3 45 45 5 50, टोटल स्टूडेंट हो गए 50। टोटल स्टूडेंट आपकी क्लास में 50 थे, क्यों, क्योंकि 42 तो वो थे जो पास हो गए लेकिन 3 फेल हो गए, अब 5 ने परीक्षा नहीं दी, तो क्लास का हिस्सा तो वो भी थे ना, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी गई है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। राजू इज 10th फ्रॉम द टॉप एंड रवि इज 21st फ्रॉम द बॉटम and there are 3 students between them, how many total students are there in the class? राजू ऊपर से 10वें स्थान पर और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 31 32 33 34। तो आपने कहा ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई फार्मूला हम तभी लगाते हैं जब एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट एंड से जो है प्लेस वैल्यू दी गई हो, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति के लेफ्ट और राइट एंड से प्लेस वैल्यू नहीं दी गई। एक पंक्ति में 2 व्यक्ति दिए गए, उनके बीच में बच्चों की संख्या भी दी गई। देखो राजू ऊपर से मतलब टॉप से, राजू टॉप से कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे, ठीक है ना। और रवि जो है एंड से कितने नंबर पे है, तो आपने कहा रवि जो है, ये रवि है और ये राजू है, रवि जो है 21वें नंबर पे है। इन दोनों के बीच स्टूडेंट संख्या कितनी है, 3। तो अब जब इन दोनों के बीच जो ये ब्लैंक स्पेस था वो बता दिया गया कि इनके बीच 3 बच्चे बैठे हैं, तो आप टोटल नंबर आराम से निकाल सकते हैं, n इक्वल टू आराम से निकाल सकते हैं 10 प्लस 3 प्लस 21, इन सबको जोड़ दीजिए आपको टोटल बच्चे मिल जाएंगे। 21 10 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा 34, 31 3 कितना हो जाएगा 34। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए उस क्लास में, 34। कितने हो जाएंगे 34। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप रैंकिंग के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल पर्सन अगर दिया गया है तो n बराबर l प्लस आर माइनस 1 का फॉर्मूला लगा करके, नहीं तो आप जो है कंडीशन को बना करके भी आसानी से आंसर दे सकते हैं। जहां पे फार्मूला नहीं लगेगा वहां पे कंडीशन बना के आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।